सऊदी अरब के अंदर से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है और आप इसको कह सकते हैं कि ये सऊदीज की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जो उन्होंने दुनिया को बताई है, जिसको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उसमें पाकिस्तान के हवाले से क्या है, ईरान के हवाले से क्या है और इजराइल के हवाले से क्या है, इस पूरी जंग के हवाले से क्या है। ये स्टेटमेंट सऊदी अरब की एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी की जानिब से आई है जिनका नाम है तुर्की बिन फैसल अल सऊद, जो कि शाह फैसल के बेटे हैं, जिन्होंने इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी सर्व किया हुआ 1979 से लेकर 2001 तक। इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और सऊदी अरब के जो स्ट्रेटेजिक हलके हैं वहां पर एक टॉप थिंकर के तौर पर ये जाने जाते हैं। ये ना सिर्फ शाह फैसल के बेटे हैं बल्कि सऊदी अरब के जो फाउंडर थे शाह अब्दुल अजीज, उनके पोते भी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी सऊदी अरब में इंपॉर्टेंस। और ये जो आर्टिकल लिखा है इन्होंने अरब न्यूज में, इसमें इनके ख्यालात जो सऊदी थिंकिंग की तर्जुमानी करते हैं वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो वो इस जंग के बारे में बात करते हैं कि जैसे ही अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान पर शुरू हुए और ईरान ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, ये अरब ममालिक पर भी हमले शुरू किए, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठना शुरू हो गई। वो आवाज़ें जो हमसे कभी भी एग्री नहीं करती, उन्होंने हम पर जोर डालना शुरू कर दिया कि आप कोई डिसाइसिव एक्शन ले। और उन आवाज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि वो रीजनल वॉइसेस भी हैं और ग्लोबल मीडिया में भी हैं, यानी रीजनली और ग्लोबली वो आवाज़ें जो हम पर तनकीद करने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, उन्होंने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया, हमें प्रेशराइज करने की कोशिश शुरू कर दी कि सऊदी अरब का क्या स्टैंस है और इस हवाले से वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा। और यहां पर मेरे अंदाजे के मुताबिक उनका जो इशारा था वो यूएई की तरफ था। आपको याद है हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया ये जो यूएई ओपेक वगैरह से निकला है और एक किस्म का हम देख रहे हैं कि जीसीसी की यूनिटी में एक डेंट पड़ चुका है। इससे निकलने से पहले यूएई ने एक पूरा जवाब बनाया है, आर्टिकल्स लिखे हैं अपने राइटर्स के जरिए। उन्होंने तनकीद की है सऊदी अरब और अरब ममालिक पर कि आप ईरान के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन नहीं ले सके। अरब यूनिटी टूट चुकी है, अब हम इकट्ठे नहीं रहे। हम जो पहले मिलकर रिस्पॉन्ड किया करते थे किसी भी एग्रेशन का, इस बार हम नहीं कर सके। ये यूएई ने लिखा है। यूएई के जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उनके राइटर्स हैं, वो पिछले कई अरसे से ये चीजें लिख रहे हैं और हम आपको ये बताते रहते हैं। तो शायद यहाँ पर तुर्की बिन फैसल अल सऊद का इशारा इन्हीं लोगों पर था कि हम पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि हमारा कहां पर है एक्शन, हम ईरान को पनिश क्यों नहीं कर रहे, किधर गई गल्फ यूनिटी। तो तब उन्होंने सऊदी अरब का नैरेटिव पेश किया कि हमने वहां पर क्या किया, जंग में इंडल्ज होने के बजाय हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इस जंग को रुकवाया जाए। उनके मुताबिक सऊदी अरब ने अपने जो सारे इकदाम लिए वो चेस्ट थंपिंग के बगैर थे, वो नॉइज के बगैर थे, वो थिएट्रिक्स के बगैर थे। यानी हमने कोई ऑप्टिक्स नहीं खेली, हमने यहाँ पर अपनी कोई पीआर बढ़ाने की कोशिश नहीं की, ना ही हमने ज्यादा कोई शोखी वगैरह मारी, बल्कि हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। और इससे क्या हुआ, हमने इस पूरे रीजन में लाखों जानों को बचाया। उन्होंने कहा कि ये उस सऊदी किंगडम की फिलॉसफी है जिसने हमेशा अल्फाजों से ज्यादा अमल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के किरदार के हवाले से जूं आवाजें लाउड होती चली जा रही थी, हमने उतना ही पेशेंस का मुजाहरा किया। While the cheerleaders beat their drums, the kingdom managed affairs carefully and weighed its options. The evidence is before us. और यहाँ पर उन्होंने ईरान और दूसरे एक्टर्स पर तनकीद की कि जब ईरान और दूसरे प्लेयर्स सऊदी अरब को इस जंग में धकेलना चाह रहे थे और खित्ते को एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे, हमारी लीडरशिप ने उस वक्ती पेन को एब्जॉर्ब करने का फैसला किया। यानी उनके मुताबिक ये जो कुछ हुआ है ये हमारे लिए बहुत पेनफुल था। यानी उनके मुताबिक इतने हमले सहने के बाद भी हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और उनका मतलब ये भी है कि इससे सऊदी अरब की जो पीआर है उसको भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। यानी जो सऊदी अरब का एक इमेज था कि वो बहुत स्ट्रांग मुल्क है, बहुत तगड़ा मुल्क है, ईरान को रिस्पॉन्ड ना करके उस वक्ती पेन को तो सह लिया लेकिन बहुत सी जानें और प्रॉपर्टीज बचा ली लोगों की। उनके मुताबिक हमारे पास ये कैपेबिलिटी थी कि हम ईरान को रिस्पॉन्ड बैक कर सकते थे, उनकी फैसिलिटीज, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके जो हमारी रेंज में थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो ये एक विशियस साइकिल
शुरू हो जाता डिस्ट्रक्शन का, जिसमें उन्होंने भी फिर हमले करने थे, हमने हमले करने थे और ये सिलसिला रुकना नहीं था। ये जंग ऐसी दुश्मनी में कन्वर्ट हो जानी थी जो अगले कई सालों तक खत्म नहीं होनी थी। और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ईरान को ही ब्लेम नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये इजराइल का प्लान था इस पूरे रीजन में आग लगाने का। उन्होंने कहा कि इजराइल के ये प्लान्स अगर कामयाब हो जाते तो पूरा खित्ता तबाह बर्बाद हो जाता। और उनके मुताबिक प्रिसाइजली यही रीजन है जिसकी वजह से हमने ईरान को रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे हजारों बच्चे इस जंग में मारे जाते, उस जंग में जिसमें हमारा कोई स्टेक भी नहीं था, यानी उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, फिर भी हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाता। तो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने इजराइल को ब्लेम किया है कि इजराइल के जो नेफेरियस प्लान्स थे हमने उनको नलिफाई कर दिया इस जंग में ना कूद कर। इजराइल वुड हैव सक्सीडेड इन इम्पोजिंग इट्स विल ऑन द रीजन एंड रिमेन द ओनली एक्टर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी इजराइल अपनी विल इम्पोज करने में कामयाब हो जाता इस पूरे रीजन में और इस पूरे खित्ते में एक पावरफुल एंटिटी रह जाता वो, बाकी सबकी डिस्ट्रक्शन देखते हुए। फिर उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को क्रेडिट दिया कि उनकी विजडम और उनकी दूरअंदेशी की वजह से हम इस बड़ी तबाही से बचे हैं। और आगे उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया कि इंडीड टुगेदर विद पाकिस्तान इट इज नाउ एक्सटिंग्विशिंग द फायर ऑफ फाइटिंग, हेल्पिंग प्रिवेंट एस्केलेशन एंड गिविंग एडवोकेट्स ऑफ पीस होप दैट दे कैन फील रीअश्योर्ड अबाउट द लाइव्स ऑफ देयर लव्ड वंस एंड द सेफ्टी ऑफ देयर इंटरेस्ट्स। यानी उनके मुताबिक हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस फायर फाइटिंग का काम किया है। वो जंग जो अमेरिका और इजराइल ने हम पर मुसल्लत की थी और उसकी वजह से ईरान बिफर गया, ईरान ने हम पर हमले शुरू कर दिए, तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी जिसको हमने पाकिस्तान की मदद से बुझाया है इस पूरी आग को। और उन्होंने पाकिस्तान का क्लियर जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने इसमें फायर फाइटिंग की है और इस जंग को एस्केलेट होने से बचाया है। आपको याद होगा अभी ये जंग जारी थी, सऊदी अरब पर हमले हो रहे थे, तब सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और उस वक्त हमने इस मुस्लिम क्वाड का राइज देखा। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट, और इन्होंने डिप्लोमेटिकली मामलात को हल किया। और पाकिस्तान भी चूंकि सऊदी अरब का डिफेंस पार्टनर है और इस जंग के दौरान नहीं बना था, वो सितंबर में जाके बना था, बहुत पहले पाकिस्तान बना था। तो इसमें पाकिस्तान ने पूरा किरदार अदा किया, ईरानियंस को भी समझाया कि आप सऊदीज को अटैक ना करें, क्योंकि एक ये भी चीज काबिल गौर है कि सऊदी अरब में मोसाद की प्रेजेंस नहीं है। सऊदी अरब में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस जरूर मौजूद हैं, वो मुआहदे जो इन्होंने बहुत पहले किए हुए हैं। यूएई ने क्या इक्वेशंस चेंज किए हैं इस पूरे रीजन में कि मोसाद को, इजराइल को बहुत ज्यादा अकोमोडेट किया। और आपको याद होगा कि ईरान ने बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स और होटल्स पर हमले किए हैं जहां ईरान के मुताबिक सीआईए और मोसाद के वर्कर्स छुपकर काम कर रहे थे। जब अमेरिकन बेसिस को हमने डिस्ट्रॉय किया तो वो जाकर उन बिल्डिंग्स में बैठ गए। तो हमने ये देखा है कि दुबई और अबू धाबी वगैरह में उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है और कुछ डेटा सेंटर्स को अमेज़न के, ओरेकल के, जहां पर ईरान के मुताबिक ये अमेरिकी और इजरायली मौजूद थे। तो यहां पर ये क्लियर फर्क है सऊदी अरब और यूएई की अप्रोच में। जिस तरह कतर भी इजराइल को अकोमोडेट नहीं करता और इजराइल को इस चीज का गुस्सा भी है कि तुम हमास को क्यों अकोमोडेट करते हो, तुम मुस्लिम ब्रदरहुड की बात क्यों करते हो, तो इसलिए इजराइलीज कतर पर भी हमला करते हैं। लेकिन इजराइल को इस पूरे रीजन में एक मुल्क है जो खुलकर सपोर्ट करता है और वो है यूएई। और यहीं पर इनका डिफरेंस भी आता है सऊदी अरब और यूएई का, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक रप्चर नजर आ रहा है हमें जीसीसी अलायंस में। यूएई ओपेक से निकल गया है। इसके अलावा भी इनके कई इख्तलाफात हैं, सोमालिया पर, यमन पर, सूडान पर और रेड सी पर जो इन्फ्लुएंस की बैटल है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। और यूएई को ये बहुत ज्यादा गुस्सा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब वगैरह ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। और इसलिए हम देखते हैं कि यूएई ने बहुत से पाकिस्तानी वर्कर्स भी निकाले हैं और अब पाकिस्तानियों के ऊपर भारतीयों को फौकियत दी जा रही है यूएई के अंदर, और पाकिस्तानियों के असासे भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये चीज़ बड़ी रीअश्योरिंग है और बड़ी हौसला अफजा है कि सऊदी अरब समझता है चीज़ों को कि इस जंग के पीछे असल ऑब्जेक्टिव्स किसके थे, कौन आग लगाना चाहता था, वो था इजराइल। ये सऊदी अरब ने क्लियर कट कह दिया है कि इजराइल था कि जो इस जंग के जरिए आग लगाना चाहता था, हमें डिवाइड करना चाहता था, जिसकी वजह से खित्ता एक बहुत बड़ी आग में जा रहा था। हमारे रिस्ट्रेंट की वजह से हमने इजराइल के इन प्लान्स को फेल किया है। और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि
सऊदी अरब में जो सोचने वाले लोग हैं, जो राइटर्स हैं, वो यूएई और इजराइल के इस गठजोड़ को एक्सपोज करते रहते हैं और यूएई को इस रीजन में इजराइल का ट्रोजन हॉर्स भी करार दिया है, यानी ये उनका प्लेयर है, उनकी जानिब से खेलता है। और इससे पहले भी इजराइल पर बड़ी खुलकर तनकीद हुई है। इनकी तुर्की बिन फैसल अल सऊद की भी बात करें तो ये भी शुरू से ही कह रहे हैं कि दिस इज नेतन्याहूज वॉर, ये इजराइल की वॉर है और इसमें इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमारा इस जंग में पड़ना एक बेवकूफ़ी है। और इसलिए सऊदी अरब में अब इस हवाले से भी एक नई बहस चल पड़ी है कि अमेरिका के साथ जो एक डिफेंस पार्टनरशिप है बहुत पुरानी, उसको रिकंसिडर किया जाए, अमेरिका के साथ असलहा खरीदा जाए, लेकिन अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन ट्रूप्स की मौजूदगी वो अब क्वेश्चनेबल हो गई है। और हमने ये भी देखा है कि ईरान ने सऊदी अरब के अंदर जो बेस थी अमेरिका की, उसको पिन पॉइंट करके टारगेट किया था, जहां पर इनके रिफ्यूलिंग प्लेन्स और एवॉक्स तैयारों को निशाना बनाया गया था। और डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सऊदी अरब अब रीथिंक कर रहा है अपने डिफेंस एग्रीमेंट्स को। वो यूक्रेन से भी बातचीत कर रहे हैं ड्रोन्स के हवाले से, वो पाकिस्तान से भी कर रहे हैं, वो तुर्की से भी कर रहे हैं। और ये मुस्लिम क्वाड का राइज इसलिए हमें नजर आ रहा है कि मिडल ईस्ट में नई इक्वेशन सेट हो रही है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, अभी बेसिस तबाह हुई है, मजीद कम होगा। तो ये मुस्लिम क्वाड जो इस जंग से बहुत पहले इमर्ज होता हुआ हमें नजर आ रहा है, वो अपना किरदार अदा करेगा और वो इजराइल को जेन्युइन तौर पे डिटर कर सकता है इस रीजन में। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट। पाकिस्तान का बहुत मजबूत दिफा है, मॉडर्न एयरफोर्स है, न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की 7वीं बड़ी आर्मी है। तुर्की के पास भी बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, नेटो का मेंबर है, एक एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री है। अभी इन्होंने आईसीबीएम्स भी रिवील कर दिए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम कर रहा है। ड्रोन प्रोडक्शन में तुर्की बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर है। सऊदी अरब के पास पैसा है, तेल है, तो बड़ा एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन सकता है ये, जो फ्यूचर में अमेरिका का जब इन्फ्लुएंस कम होगा इस रीजन में, जो कि हो रहा है, तो तब इजराइल को चौधरी बनने से रोक सकता है। और सऊदी अरब में ये जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, इनकी थिंकिंग क्लियर है। ये अक्सर इजराइल के इन प्लान्स पर तनकीद करते रहते हैं और इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि इनके यूएई के साथ इख्तलाफात बढ़ गए हैं। और इसलिए अब सऊदी अरब की कोशिश है कि जो रीजनल ममालिक हैं, इनके साथ अपने जो अलायंस है उसको बेहतर किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट वगैरह के साथ। और इसमें छोटे प्लेयर्स भी शामिल हैं। सऊदी अरब यमन और सोमालिया के साथ भी अपने डिफेंस ताल्लुकात को बढ़ा रहा है ताकि यहाँ पर इजराइल और यूएई के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के इनएक्शंस की वजह से हमारा रीजन एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया है और इस चीज को उन्होंने सऊदी अरब की विक्ट्री करार दिया है कि हमने ना सिर्फ अपने मुल्क को बचाया बल्कि इस पूरे रीजन को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है और किसी और के जो नेगेटिव एजेंडास थे उनको पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि विद अल्लाह's blessing our caravan moves forward. Let the dogs bark at the top of their voices and let our enemies bite their fingers in rage. यानी जो हम पर तनकीद करते रह गए उनको हमने पीछे छोड़ दिया और हमारा कारवान आगे बढ़ गया है। और इनका इशारा मोस्ट प्रोबेबली यूएई वगैरह की तरफ ही था, जो बार बार सऊदी अरब पर तनकीद कर रहे थे कि आप ईरान के खिलाफ अग्रेसिव एक्शन क्यों नहीं ले रहे। और इससे हमें एक चीज़ ये भी पता चलती है कि मीडिया पर जो बातें आ रही थी कि जी सऊदी अरब पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि ईरान से आप जाकर लड़ो, ये हकीकत नहीं थी। हकीकत ये थी कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अमन के लिए काम कर रहा था, क्योंकि ये पाकिस्तान की अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता अगर पाकिस्तान ईरान से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ जाता, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं। तो सऊदी अरब के मामले में हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि ईरान से लड़ना शुरू हो जाते। तो सऊदी अरब ने अब बता दिया है कि हम तो खुद ही लड़ने के मूड में नहीं थे, हम इसको ठंडा कर रहे थे पूरे मामले को, और उसमें पाकिस्तान भी हमारे साथ था। तो आज ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर इस पूरे मामले को डीएस्केलेट कर रहे थे और ईरान के साथ भी बातचीत जारी थी। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान तो हर जगह बातचीत कर ही रहा है, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी जो एक बातचीत है वो बहाल है। कतर भी बातचीत कर रहा है। तो सऊदी अरब और कतर की इस वक्त यही पॉलिसी है कि इस वक्त कड़वा घूंट पी कर बातचीत पर जोर दिया जाए। ये डेफिनेटली एक कड़वा घूंट है कि आप पर हमले हो रहे हैं लेकिन आप उस मुल्क को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। और उसके लिए ईरान के पास एक बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन ये है कि आपके मुल्क में अमेरिकन बेसिस हैं, लेकिन ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई में किए जहां पर इनके मुताबिक इजरायली प्रेजेंस भी थी, यानी मुसाद की एक्टिविटीज भी थी और बहुत ज्यादा इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं यूएई के वो यूटिलाइज हुए हैं। और जब वो खत्म होने लगे थे तो इजराइल इनकी मदद के लिए आ गया यूएई की, और इजराइल ने अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम यूएई को दिया। और इसलिए अब रिकंसिडरेशंस होंगी, नई नई चीजें देखी जाएंगी, नई इक्वेशन सेट होंगी,
होगी, नए इत्तेहाद बनेंगे, पाकिस्तान का किरदार मिडिल ईस्ट में मजीद बढ़ेगा। यूएई जैसे इजराइल से अब डिफेंस मदद ले रहा है, सऊदी अरब पाकिस्तान से ले रहा है, तो पाकिस्तान और इजराइल का भी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ सकता है। अभी वो शुरू नहीं हुआ लेकिन बढ़ सकता है फ्यूचर में। अगर पाकिस्तान ज़्यादा मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स में आता है तो ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी और सपोर्टिव होगा पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का अलायंस। और सऊदी अरब आसपास जो छोटे प्लेयर्स को भी कनेक्ट कर रहा है, उससे अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर रहा है, सोमालिया और यमन वगैरह को, ताकि यहाँ पर इनकी जो बेसिस हैं, इजराइल और यूएई वगैरह के जो प्लान्स हैं वो काउंटर हों। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, ये सिर्फ डिफेंस के हवाले से नहीं है। सऊदी अरब की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं वो फॉरेन हेल्प पर डिपेंडेंट हैं, अमेरिका, पाकिस्तान वगैरह। सऊदी अरब के पास यहाँ मेन पावर है पैसे की, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें इकोनॉमिक और डिफेंस दोनों एलिमेंट्स हैं। पाकिस्तान उनको डिफेंसिव तौर पर सपोर्ट कर रहा है और वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक साइड पर। पाकिस्तान के अभी फाइटर जेट्स भी गए हैं सऊदी अरब और फ्रेश दस्ते भी तैनात हुए हैं, और सऊदी अरब ने इसके बदले पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की जो ऑयल सप्लाई चेन्स हैं वो भी सऊदी अरब से मिल रही हैं बाबुल मंडप के रास्ते। पाकिस्तान को इस जंग का ये भी फायदा हुआ है कि पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं उन पर एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। यूएई की जो फुजैरा और जबल अली पोर्ट्स हैं वहां पर एक्टिविटीज तकरीबन अब ना होने के बराबर हैं। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए ये जो कामयाबियां हैं इनको लोगों तक भी मुंतकिल करे, क्योंकि जब तक ये लोगों तक मुंतकिल नहीं होगी इन स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज का कोई फायदा नहीं। स्ट्रेटेजिक विक्ट्री का तब फायदा होता है जब इसका इकोनॉमिक एंगल भी आपको नजर आए, सिर्फ डिप्लोमेसी की हद तक नहीं, जब तक अवाम खुश नहीं होगी। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अवाम बड़ी पेन का शिकार है, उनके ऊपर तो हर हफ्ते एक नया पेट्रोल बम गिर जाता है, तो उसको ज़रा मैनेज करना होगा पाकिस्तान को, नहीं तो ये स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज आपकी नुकसानात में भी बदल सकती हैं। आपने भारत को हराया है, मिडिल ईस्ट में अपना किरदार इंक्रीज किया है, अब अपने लोगों को भी कुछ दें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान भी मैसेजेस शेयर हो रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को नया प्रपोजल पसंद नहीं आया और उसमें रिपोर्टेडली ईरान ने यही कहा है, हमें कंपनसेशन दी जाए, हमें गारंटीज दी जाएं, हमारे फ्रीज असासे हमारे हवाले किए जाएं, हम पर से सैंक्शंस खत्म की जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल हमारे पास रहेगा और न्यूक्लियर टॉक्स हम इसके बाद करेंगे। तो ईरान भी सीधा हुआ है, वो भी इस वक्त किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे ये प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की बात करें तो उनकी मुलाकात हुई है ईरान की आर्म फोर्सेस के चीफ से और उसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हैं मिलिट्री को, जिसमें उनके मुताबिक मिलिट्री को नई गाइडेंस प्रोवाइड कर दी गई है और उनको हुक्म मिल चुका है कि किस तरह दुश्मन के सामने डट के खड़े रहना है और किस तरह उनको काउंटर करना है। और इसके अलावा ईरान की जो खातमुल अंबिया कमांड है उसके हेड ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर को पूरी ब्रीफिंग दी है अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस के हवाले से, जंगी प्रिपेयर्डनेस के हवाले से, और उनको मजीद ये हुक्म दिया गया है कि हर तरह की तैयारी रखें, हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए आप तैयार रहें। और ईरान का भी इस हवाले से एक दफ़ा मौक़िफ़ आया था कि हम अपने अरब हमसायों के साथ मामलात को ख़राब नहीं करना चाहते। ईरान की ये थिंकिंग है कि जैसे ही ये मामला ख़त्म होगा, ये जंग ख़त्म होगी, हम अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को उस्तवार कर लेंगे। ईरान कहता है हमें ये यकीन है और ईरान के मुताबिक ये अमेरिका और इसराइल के प्लान्स हैं कि हमारी और अरब ममालिक के दरमियान लड़ाई हो, हम इसको हल कर सकते हैं। और ईरान ये समझता है कि ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है कि हम इन बेसिस पर हमले करें जो यूएस एसेट्स को होस्ट करती हैं। और इसलिए अभी हमने इस रिपोर्ट में देखा है कि किस तरह तहस नहस किया गया है इन सारी बेसिस को, जिससे ईरान एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री क्लेम करता है कि अगर हम ये ना करते तो हमारी सिक्योरिटी खतरे में थी। और ईरान के मुताबिक सऊदी अरब में हमने सिर्फ इन मिलिट्री असासों को ही निशाना बनाया है और ज़्यादा हमने ओवरऑल अटैक्स इस रीजन में उन्हीं जगहों पर किए हैं जहां पर इनकी कहीं ना कहीं कोई मिलिट्री प्रेजेंस थी। और कई जगहों पर ईरान ने इन ऑयल फैसिलिटीज़ पर जो हमले में डिनाई भी किया है कि हमने ये नहीं किए, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। लेकिन कई जगहों पर ये साबित भी हुआ है कि ये हमले ईरान ने किए थे। लेकिन सऊदी अरब के इस रिस्ट्रेंट की वजह से, सऊदी अरब की डिप्लोमेसी की वजह से और पाकिस्तान के किरदार की वजह से ईरान ने सबसे कम हमले किए हैं सऊदी अरब में, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा निशाना ईरान ने इन 4-5 स्टेट्स को बनाया जो ईरान के बिल्कुल
बिल्कुल सामने है पर्शियन गल्फ के, यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन, और ओमान ने भी इसमें बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया है। और डेफिनेटली ये एक अलमिया भी है इन अरब ममालिक के लिए कि आगे इन्होंने अब करना क्या है। अगर फ्यूचर में इसी तरह ये यूएस एसेट्स को होस्ट करते रहे तो क्या बनेगा? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ईरान फिर हमले करेगा। तो सऊदी अरब तो अपनी स्ट्रेटेजी काफी हद तक चेंज कर रहा है। अभी हमने रिसेंटली भी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम क्यों फेल हुआ, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर आकर कश्तियों को एस्कॉर्ट करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने इनको अलाउ नहीं किया कि वो इनकी जमीन का इस्तेमाल करें या इनकी एयर स्पेस का इस्तेमाल करें इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सऊदी अरब ने इनको मना कर दिया, जिसकी वजह से इनका ये ऑपरेशन फ्रीडम नाकाम हुआ है। और ये पब्लिश रिपोर्ट्स हैं। सऊदी अरब अब बड़ा सीरियसली रीथिंक कर रहा है अमेरिका के इस किरदार को इस रीजन में, और इसलिए हम देख रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में अब तेजी से चेंज आ रही है। पाकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन, इनसे नए नए मुआहदे किए जा रहे हैं, और अमेरिका से अगर कोई भी मुआहदा होगा तो वो सिर्फ होगा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के हवाले से या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग के हवाले से। लेकिन यहाँ भी सऊदी अरब को शिकायत है अमेरिका से कि F-35 देने की अगर बात करता है अमेरिका इन्हें, तो फौरन इजराइल आ जाता है कि क्वालिटेटिव मिलिट्री एज हमारे पास होना चाहिए, QME, यानी हमें सुपीरियर वाले F-35 और उनके सिस्टम्स मिले, ये सऊदी अरब वगैरह को ना मिले। तो ये भी सऊदी अरब को गुस्सा है कि भाई पैसे तो हम भी, इन्वेस्टमेंट तो हम भी करते हैं अमेरिका में, लेकिन प्रेफरेंशियल स्टेटस किसे दिया जाता है? इजराइल को। तो इसलिए ये सारी चीजें इनको अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करने पर मजबूर कर रही हैं। अमेरिका का किरदार बड़ी हद तक अंडरमाइन हुआ है अमेरिका की अपनी हरकतों की वजह से, और अभी जो डिफीट एक मिली है अमेरिका को, ये तो नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा अमेरिका के रिट्रीट को, यानी अमेरिकन इन्फ्लुएंस के कम होने में मजीद तेजी आएगी। इससे हमें पता चलता है कि इस पूरे रीजन की इक्वेशन चेंज होकर रह गई है और नए प्लेयर्स के लिए जगह बन रही है, जिसमें पाकिस्तान भी एक प्लेयर है। और इस खित्ते का जो सबसे बड़ा प्लेयर था सऊदी अरब, वो भी अब नए एंगल से इन सारी चीज़ों को देखेगा और उस हिसाब से फैसला करेगा। और यहाँ पर मेरे हिसाब से पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ साथ ईरान का भी इस अलायंस के करीब होना बहुत ज़रूरी है इस फ्यूचर के लिए, इस रीजन के फ्यूचर के लिए। इससे बड़ी हद तक आपकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो स्टेबलाइज हो सकती है कि जब ईरान भी इस इक्वेशन में आ जाए और सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हो जाए, जो चाइना ने कराने की कोशिश भी की है, वो सबसे बड़ा सेटबैक होगा इजराइल के लिए। और इजराइल अभी भी देख रहा है कि इतनी हमारी कोशिशों के बावजूद इनका कोई डायरेक्ट पंगा नहीं हुआ, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई सऊदी अरब और ईरान की, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया है, और इसमें पाकिस्तान ने भी अपना एक किरदार अदा किया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप आने वाले दिनों में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी देख रहे हैं, जैसे ईरान को कॉन्फिडेंस है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।